सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च स्तर पर, प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कायदे कानून नियम और नियमावली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर सबसे निचले पायदान पर जो तंत्र है उसमें कहीं गड़बड़ी है, उसमें कहीं कुछ विसंगति है, तो उससे उपजी हुई परिस्थितियां शिखर की सारी अच्छाइयां और उनकी नियमावलियों को विलोपित कर देती है। जी हां, मैं हमेशा कहता हूं कि थाना और चौकी दुरुस्त होने चाहिए। 99% जनता का वास्ता थाना चौकी से पड़ता, उसके ऊपर तो इनसे असंतुष्ट व्यक्ति ही जाता है, अन्यथा यहीं तक काम हो जाए उसका। पुलिस मित्र का एक कॉन्सेप्ट आया, मुझे लगता है शायद वो इसलिए लाया गया कि पुलिस से कोई भयभीत ना हो। थाना और चौकी जनता को निर्भय करने के केंद्र हो, जनता की सुरक्षा संरक्षा के केंद्र हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक ही परिवार के 2 नौजवान खुदकुशी कर लें और इस आरोप के साथ सुसाइड नोट छोड़ जाएं, इस आरोप के साथ कि उनको पुलिस ने चौकी में इस कदर प्रताड़ित किया कि उनको लगा कि जीवन का अंत कर देना चाहिए। सोचिए कितनी विकट स्थिति रही होगी, क्या मनस्थिति रही होगी जब 2 नौजवानों ने, सगे भाइयों ने अपनी यही लीला समाप्त कर देना ज्यादा अच्छा समझा। यह विषय महत्वपूर्ण है, इसकी अनुगूंज बड़ी है। आगरा का मामला है, एक नौजवान को पुलिस ले गई, बताया गया कि तुम्हारे साले ने कोई क्राइम किया है, तो उस आधार पर उसको ले गई, रात भर थाने में रखा, टॉर्चर हुआ, सुबह उसको कुछ कागजी कार्रवाई करा के छोड़ा गया। आरोप यह भी लग रहा है कि जब छोड़ा गया तो कुछ इसका भी आधार बना, तब छोड़ा। वो नौजवान आया और उसने फांसी लगा ली। सोचिए उसकी मनस्थिति क्या रही होगी। थाने से, चौकी से छूटकर आने के बाद फांसी लगा ली। उसका दूसरा भाई जो संयोग से होमगार्ड भी था उत्तर प्रदेश में, वो थाने गया अपने भाई की खुदकुशी के बाद रिपोर्ट लिखाने। उसके साथ भी वो परिस्थितियां बनी कि उसने भी आकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट छोड़ गया। दूसरा भाई जो होमगार्ड भी था, जिसमें ये लिखा कि भाई की मौत के बाद भी पुलिस वाले, चौकी वाले मुझे धमकी दे रहे थे और दरोगा पैसा मांग रहा था। पुलिस से पंगा लेना मेरी भूल थी, सरकार मेरे परिवार का ख्याल रखे। इसलिए मैंने कहा कि दरोगा मूल इकाई है पूरे पुलिस व्यवस्था का, केंद्र बिंदु दरोगा है, डीजीपी नहीं, दरोगा। डीजीपी से तो कितने लोग मिल सकते हैं, गृह सचिव से कितने लोग मिल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा दरोगा का आचरण ठीक होगा तब पुलिस मित्र हो पाएगी। दरोगा का आचरण ठीक होगा तो चौकी और थाने जनता को सुरक्षा दे पाएंगे, उसे निर्भय बना पाएंगे। अन्यथा ऐसी स्थिति बार बार आती रहेगी, बार बार। अब उसके लिए उनके कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए। ये तमाम तरह के सवाल हैं जहन में कि चौकी कैसे सुधरे, थाना कैसे सुधरे। ये बड़ा विषय है और इस पर
मुझे लगता है अब समय आ गया जब सबसे ज्यादा जरूरी यही है। कानून का राज तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक थाना और चौकी निर्णायक तौर पर नहीं सुधरते। चौकी सुधरेगी, थाना सुधरेगा, जग सुधरेगा, ये जान लीजिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे परिदृश्य पर। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। बीमारी है, गंभीर बीमारी है, हम सब जानते हैं। अब चूंकि एक ही परिवार के दो नौजवानों ने खुदकुशी कर ली और चौकी कटघरे में है, दरोगा कटघरे में है, इसलिए यह प्रसंग मैं आज लेके आ गया। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें, फिर बहस में चलें। निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है इस हत्या के लिए। ऐसा तो नहीं था खाकी का खौफ, ऐसा बदरंग भी नहीं था इसका रंग, लेकिन न जाने क्या हो गया है कि आम लोगों में खाकी का खौफ उगाया है और इसी खौफ के साए में अपनी जिंदगी को भी खाक में मिला देते हैं पीड़ित। यही हुआ आगरा में भी, जहां दो सगे भाइयों ने पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई की मौत की कहानी बड़े भाई की जुबानी सुनिए। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये कि बाद में इस बड़े भाई ने भी मौत को ही गले लगा लिया, और उससे भी शर्मनाक ये कि ये पुलिस महकमे में होमगार्ड था। मेरे भाई का लड़का, मेरे भाई का साला, और वो लड़की भगा के ले गया वहाँ से सादाबाद से लड़की भगा के ले गया। मैं ड्यूटी का था, चुनाव ड्यूटी में 14 अप्रैल को गया था, 2 जून को लौटा हूँ। उसके बाद में घर पर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। वहाँ आया तो 9 तारीख की रात को संजय सिंह को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस को उठा लिया, उसके बाद में वहाँ ले गए। 2-3 दिन उन्होंने हवालात में रखा। कहाँ रखा? कहाँ की पुलिस थी? सादाबाद थाने की। दरअसल इस प्रकरण के बाद पुलिस ने छोटे भाई को 2 दिन हिरासत में रखा, टॉर्चर किया, पैसे भी ले लिए, लेकिन परेशान करना नहीं छोड़ा। बड़े भाई प्रमोद ने छोटे भाई संजय के लिए इंसाफ मांगा, लेकिन एक होमगार्ड की मदद ये पुलिस विभाग नहीं कर पाया, तो प्रमोद ने भी प्राण त्याग दिए। एक दिन में 2 भाई की मौत से गांव में दर्द और मातम पसर गया। आखिर ये कैसी पुलिस है? साइड नोट के क्रम में जनपद कमिश्नरेट आगरा के अंदर थाना बरहन के अंदर एक एफआईआर पंजीकृत हुई है, जो कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज जो हैं उनके विरुद्ध पंजीकृत हुई है। इससे पहले शनिवार को एक भाई के द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसके अंदर की स्थानीय लोगों के उसके ऊपर जो चौकी इंचार्ज था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था। और कल जो है उनके भाई को जो आरोप लगाए गए थे पैसे के लेके, उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और उनसे प्रामाणिक साक्ष्य मांगे जा रहे थे। और उनके द्वारा भी कल, जैसा मैंने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनके द्वारा भी कल सुसाइड कर लिया गया। तो पूर्व में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया था, उन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर पंजीकृत हो गई है और साथ ही साथ जो है इसकी एक विभागीय जाँच ऑर्डर कर दी गई है। डीआईजी साहब ने एक्शन लेते हुए 2 सिपाहियों को निलंबित कर मुकदमे करा दिए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं था खाकी का इकबाल। वैसे भी ये पहला मामला नहीं है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत के आंकड़े भी शर्मसार करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही से वसूली और सिपाही की वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीते दिनों हरदोई में एक अधेड़ ने पुलिस प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली। बीती फरवरी में फतेहपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने भी
पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। बहरहाल जिन पर जनता के जान माल की जिम्मेदारी है, अगर उसी खाकी से आम जनता खौफ खाने लगे तो क्या हो। सवाल ये है कि क्या पुलिस महकमे में सुधार की जरूरत है? क्या बिना आराम और बिना छुट्टी के लगातार नौकरी पुलिसकर्मियों की मनोदशा भी आम जनता से ऐसे व्यवहार करने का कारण है? सवाल ये भी है कि अगर पुलिस प्रताड़ित और परेशान करे तो आखिर आम आदमी क्या करे? मेहमानों से आपका परिचय कराएं और बहस में चले उससे पहले एक छोटा सा अवकाश लेंगे। ठीक 15 सेकंड में वापस लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से परिचय करा दे। ए के जैन साहब हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। जैन साहब का बहुत स्वागत है। प्रिंस लेलिन हैं, कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं। और बरखा त्रिहेन ने सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ। सुधीर जैन जी अपराध शास्त्री थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जैन साहब आपसे बात शुरू करूंगा। जो इस ढंग की शिखर पर कितना भी अच्छा इंतजाम हो, कितने भी अच्छे नियमावली हो, परिनियमावली हो, लेकिन अगर चौकी संवेदनशील नहीं है तो ऐसे दृश्य तो गाहे बगाहे आते ही रहेंगे। जैन साहब नहीं? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। ये जो घटना है बरहन वाली, जो सादाबाद की पुलिस उठा के ले गई, पहले एक भाई को फिर दूसरे भाई को प्रताड़ित किया, दोनों ने सुसाइड किया, ये एक बहुत बड़ा कलंक है जो कि लगा है। और ये ठीक है, ये मेरा मानना है कि जब भी कोई लड़की भगा के ले जाता है तो लड़की के परिवारजनों का एक दबाव रहता है पुलिस के ऊपर कि लड़की को शीघ्र से शीघ्र रिकवर किया जाए। आप उसके लिए अगर कोई सूचना मिले तो आप दबिश डाल सकते हैं, पर किसी को इस प्रकार से प्रताड़ित करना और उसके जीजा को प्रताड़ित करना, उसके भाई को प्रताड़ित करना और इस हद तक प्रताड़ित करना और अवैध उनकी वसूली करना कि वो खुदकुशी कर ले, ये बहुत ही एक शर्मनाक वो है। और इसकी ओर पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस तंत्र को, सीनियर ऑफिसर्स को ध्यान देना होगा। एसपी हाथरस जो उस इलाके के सीईओ हैं, सीईओ सादाबाद, एडिशनल एसपी, वो क्या कर रहे थे, उनका कैसा सुपरविजन था, उनकी क्या जानकारी में नहीं था कि थाने में इस तरीके से पकड़ के लाया जा रहा है और 2 दिन डिटेन करके उनको 151 में प्रिवेंटिव सेक्शंस में गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और सीनियर ऑफिसर्स को भी इसमें अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। पुलिस का जो करप्शन है, जो एक अच्छे कार्य होते हैं, क्राइम कंट्रोल है और जो कम्युनल हार्मनी बनी हुई है, माफियाज के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है जब इस प्रकार की कलंकित करने वाली घटना घटित होती है। बहुत अच्छी बात कीजिए साहब। वही मैं कहता हूं कि ऊपर से आप कितना भी अच्छा नियम कायदा बना दीजिए, कितने भी एनकाउंटर कर दीजिए, कितने भी माफियाओं को स्वर्ग पर ऊपर की यात्रा करा दीजिए, उनका राम नाम सत्य कर दीजिए, लेकिन जमीन पर चौकी को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं चौकी सुधरेगी जग सुधरेगा। चौकी ठीक नहीं होगी पुलिस की तो बाकी सब चीजें उन पर धुंध छा जाएगी। मैं प्रिंस लेलिन साहब के पास चलूंगा। लेलिन साहब, आप पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, हिरासत का अधिकार है, आपको आदमी पर शक है, बुलवाइए, उसका ये इंट्रोगेशन करिए, गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए, जेल भेज दीजिए। लाखों लोग जेल में। लेकिन ये खुदकुशी कोई यूं ही छोटी मोटी बात पर तो नहीं करता, और हार्डकोर अपराधी होता वो कभी खुदकुशी करता भी नहीं है क्या? उसका तो जेल आना जाना लगा रहता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन अगर कोई 2 लोग अपना जीवन खत्म कर दें तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है और कानून की दृष्टि से भी उस पर फिर
निगाह रखनी चाहिए। हालांकि मैं सुन रहा था कि वो जो संबंधित दरोगा है वो और वहाँ का जो इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच होगी। लेकिन ऐसी स्थिति बार बार पैदा क्यों होती है प्रिंस लेले? देखिए, बहुत पुरानी ये व्यवस्था चली आ रही है और कई तल्ख टिप्पणियां भी न्याय के कॉरिडोर से आती रही हैं कि जब माननीय न्यायमूर्ति ने किसी एक केस में यहाँ तक कहा था कि गैंग ऑफ डकैट्स की बात कही थी कि जो वर्दी में है किस तरह से ये जो बिहेव करते हैं, दे आर जस्ट लाइक गैंग ऑफ डकैट्स। तो तमाम ऐसे घटनाएं जो अब बात अभी उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं वर्दी में, तमाम वर्दी में हैं जो लोगों की जीवन और उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अभी लखनऊ का ही इंसिडेंट था कि खबर में आया था कि यहाँ के हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने एक पीड़िता के लिए, कोई परिवार में उसका दाह संस्कार करने वाला नहीं था, खुद कंधा दे करके और उन्होंने किया। एक मानवता का भी ये मिसाल हम पुलिस की ही देते हैं अगर वो अच्छा काम करते। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं निरंतर एक के बाद एक आती रहती हैं। 20 साल पहले की भी घटना आज मुझे याद आती है कि बाराबंकी में एक बड़ा चर्चित व्यवसायी के साथ लूट और हत्या हुई थी और उसके बाद इन पुलिस ने तमाम लोगों को उठाना चालू कर दिया था। उसी के चलते एक आरा मशीन के मालिक के बेटे को उठाया, पैसा मिला, छोड़ दिया, दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। जब वो तंग आकर के उसने उनका स्टिंग ऑपरेशन कराया तो फर्जी मुठभेड़ दिखा करके अरेस्ट कर दी गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में पूरा जब मामला पहुंचा तो जाकर के दोषियों पे कार्रवाई हुई और पूरी ये इस तरह के झूठे मुकदमे खत्म हुए। तो जो बद इंतजामी है, जिस तरह से एक जो अनदेखी होती है, क्या जितने प्रभावशाली, जितने बड़े ओहदे के ऑफिसर होते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनका सबॉर्डिनेट जिले में या इलाके में क्या कर रहा है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक नाम ऐसी चीज चल गई है कि उसके नाम पे बड़ी से बड़ी छूट प्रदान कर दी जाती है शीर्ष के अधिकारियों के द्वारा कि हमको ये करना पड़ता है। कोई एक अपराध हो तो जिसको चाहेंगे उठा करके थाने में बैठा दिया जाता है। चंद दिन पहले की थाना लखनऊ के अमीनाबाद की घटना है कि किसी एक व्यक्ति ने किराएदारी को लेकर के पुलिस में शिकायत की, जो उनकी पहुंच थी, उसके चलते उस व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक थाने में बैठाए रखा गया। किस लिए बैठाया? किसके ऑर्डर से क्राइम के तहत आपने किसी व्यक्ति को डिटेन किया? लेकिन साहब ये बुनियादी सवाल है और घंटों आप थाने में लोगों को बैठा के कई दिनों तक रखते हैं। मैं आता हूं दोबारा पर। सुधीर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जैन जी का भी बहुत स्वागत है। ये आम शिकायत है लोगों को कि जितने अधिकार कानून ने दिए हैं पुलिस को, बहुधा उनसे कई गुना ज्यादा अधिकारों को एक्सरसाइज कर लेते हैं दरोगा। जो नहीं दिए वो अधिकार भी वो अपने हाथ में लेके एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं कानून का जानकार नहीं, बरखा त्रेन के आपके पास आऊंगा, फिर सुधीर जी के पास जाऊंगा कि लेकिन अकारण किसी को भी उठा लेना, 10-20 डंडे उसको मारना, उल्टा लटका देना, हवालात बंद कर देना, उससे कुछ और नगद नारायण के लिए दबाव बनाना, ये तो अधिकार किसी को नहीं। जितनी मेरी समझ है वो ये है कि पुलिस न्याय तंत्र और अपराधी के बीच का हिस्सा है। अपराधी को पकड़िए, न्याय तंत्र के सामने पेश करिए, बस फिर फैसला अदालत पर छोड़िए, इजलास पर छोड़िए। ये ऐसी स्थितियां कोई जान दे दे और दो लोग एक ही परिवार के जान दे दे, आप सोचिए पीड़ा कितनी घनीभूत रही होगी उनके मनापटल पर। बरकत रहे अमिताभ जी, बहुत ही संवेदनशील ये वाकया है और यहाँ पर दो बेटों ने जो आत्महत्या कर ली है, ये शर्मसार करती है कि हम 21वीं सदी में रहते हैं। आज भी अपराधी को पकड़ने के बजाय हम आम जनता को परेशान कर रहे हैं। कितना दुखद है। उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिनके वो बेटे थे। और ना ये पहला केस है, ना ये आखिरी केस है। मैं ऐसे बहुत सारे हजारों केसेस से डील कर चुकी हूँ जहां पे पुलिस की हैरेसमेंट की वजह से नहीं लड़के, माता पिता भी रेल पटरी पे जाके लेट गए। मेरे पास निरंतर ऐसे केसेस की बाढ़ आई हुई है। पुलिस का जो रवैया है वो बहुत बहुत ज्यादा
कई बार कड़क हो जाता है, कई बार वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार जुडिशियल कस्टडी में भी लोगों की मौत हुई है। मैंने वो वाले भी केसेस देखे हुए हैं। तो ये गलत है। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में, लेकिन लगातार ये सवाल तो बहुत बार उठता रहा है, डिस्कशन भी होता रहा है, आप जैसे महानुभाव इसके ऊपर काफी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या आज भी पुलिस रिफॉर्म्स हो पाए हैं? पुलिस को ट्रेनिंग बेहतर देनी चाहिए कि वो कैसे डील करे ऐसे केसेस के साथ। इतनी हैरेसमेंट करते हैं ये पुलिस वाले, इतनी हैरेसमेंट करते हैं कि क्या कोई लड़की या लड़का इनके पास जाके कोई शिकायत भी दर्ज कराएगा? अगले के मन में इतना डर होता है। याद होगा अभी कुछ दिन पहले की एक डॉक्टर साहिबा थी जिन्होंने मर गई थी, जिनका रेप का हो रहा था, और उन्होंने रेप से पहले पुलिस को भी नहीं सूचना दी, उन्होंने पूरी दुनिया में सबको बता दिया, अपनी फ्रेंड्स को बता दिया, सबको बता दिया, रिलेटिव्स को बता दिया, लेकिन पुलिस का इतना डर था उनके मन में कि उन्होंने पुलिस को 100 नंबर नहीं कॉल किया और वो मर गई। ये डर है, खौफ जो है ये इतना है। ठीक बात बरखा, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है। मैं पत्रकार के नाते जानता हूं, सुधीर जी के पास चलूंगा, लेकिन ए.के. जैन साहब, मैं 30-35 साल के अपने तजुर्बे से कहता हूं, आज भी 1990 छोड़ दीजिए, आज 2024 में भी उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत की बात कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति को थाने से बुलावा आ जाए, चौकी से, वो हमसे आपसे किसी से कहेगा कि भैया एक बार बोल दीजिएगा, चौकी जाना है, बुलाए हैं, पता नहीं क्या करें। ये भाव क्यों रहता है कि चौकी बुलाए मतलब आदमी सोचता अब तो जीवन अंत हुआ, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे, पता नहीं क्या करें। ये भाव तो बहुत गंदा है। यानी सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जब बोलना पड़ा होगा टेलीफोन करके संबंधित इंस्पेक्टर को, उसको कि भाई क्या मसला है, ये आ रहे हैं देखिए, तो उसको लगता है कि मैं बोल दूंगा तो कम से कम वो सुरक्षित रहेगा और लौट आएगा। वो अंधा कुआं नहीं होना चाहिए चौकी, कि जो गया सो समा गया और जो बाहर आया वो लटक गया पेड़ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधीर जैन साहब है, कई यूनिवर्सिटीज में अपराध शास्त्र पढ़ाते हैं, उस पर बड़ा अध्ययन किया है। सुधीर जैन जी, हार्डकोर क्रिमिनल्स पर पुलिस चाहे जितना डिग्री का इस्तेमाल करे, जनता को हर्ष होता है, लेकिन ऐसे लोग जिनके किसी रिश्तेदार पर आरोप लगा कि इन्होंने लड़की भगाई, आप उसको दूर के रिश्तेदारों के कारण उनको पकड़ ले गए और फिर उनके साथ जो भी किया और वो सुसाइड नोट छोड़कर मर गए, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। इसके बाद तो फिर आपके कितने भी अच्छे काम हो वो धूमिल हो जाते हैं। सुधीर जी, नहीं? सुधीर जी अनम्यूट करिए इसको जी। जी भाई, सुधीर जी अभी भी आया नहीं बात। खैर, जैन साहब, ए.के. जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। सुधीर जी को कुछ तकनीकी समस्या, लाख अच्छे काम को पर पर्दा डाल देता है एक बुरा कृत्य। नहीं, मैं जो इस नाजुक बात की बात कर रहा हूं, लोग थाने से बुलावा आ जाए, चौकी से बुलावा आ जाए, सिपाही आके डंडा खटखटा दे गेट पर, गए फलाने शाम को चौकी आ जाना, बुलाया दरोगा जी ने, इसके बाद आदमी का प्राण क्यों सूख जाता है? भला आदमी है, फिर भी वो जानता मेरी जिंदगी में कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी, फिर भी उसका प्राण सूख जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका कहना है। मैं खुद जब इस घटना को मैंने पढ़ा, एक बात और इसमें जांच का विषय है जी, कि जो लड़की भगाने का मुकदमा कायम हुआ है, क्या वो लड़की नाबालिग थी या वो अपनी मर्जी से गई? बालिग थे दोनों। फिर उसमें कितना अधिकार पुलिस को था कि उसमें तफ्तीश करे और उसमें ये एक्स्ट्रा जो जुडिशल कार्रवाइयां की गई हैं, इलीगल एक्टिविटीज जो की गई हैं, ये किस आधार पे की गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो मुकदमा कायम हुआ
वो किसी कोर्ट के आदेश से हुआ, कैसे हुआ, किसी ऑफिसर ने उसमें ऑर्डर किया, या दोनों बालिग थे? अगर दोनों बालिग थे तो ये और बड़ा अपराध है कि अगर आप इस तरह की धमकाने की, ठीक है, हो सकता है इस लड़की को भगाकर उसका साला बरहन में लाया हो इसके गांव में, ये बात समझ में आती है, कहीं से इसकी चर्चा हुई। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी भगा के ले आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भगाने में हाथ है। और अगर आपको ऐसी एविडेंस मिल रही है कि आपका या आपकी पत्नी का भी उसमें हाथ है, तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, उसमें गिरफ्तारी का प्राविधान है, आप गिरफ्तार करके जेल भेजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनका क्या रोल है जी। और उनको मारना, पीटना, शांति भंग के अंदेशे में चालान करना 2 दिन बाद, पैसा लेना, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध मैं इसको मानता हूं। और इस प्रकार के जो अपराध घटित होते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि एक महिला अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से एसएचओ और एसएसआई उसमें कार्रवाई हुई, पुलिस कमिश्नर वहां के सख्त ईमानदार आदमी हैं आगरा के, सस्पेंड हुए हैं, उनमें कार्रवाई की जा रही है। पर इन सब घटनाओं से बदनामी होती है पुलिस फोर्स की। और मैं तो जब जिलों में जाता था मैं यही कहता था कि भाई अगर आप कोई अच्छा कार्य ना कर सकें तो कम से कम कोई बदनामी वाला काम ना करें जो कि बदनामी हो। आप शांति बनाए रखिए, शराफत से लोगों से व्यवहार कीजिए। आप अगर गुड वर्क के लायक नहीं हैं, आप अगर कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, हर तरह के लोग हैं। आप नाके पर ड्यूटी करिए, राइफल के साथ बैठिए और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करिए, पर किसी के साथ दुर्व्यवहार अगर आप करेंगे तो ये गलत है। और इसके लिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है कि ऑफिसर्स को 24 घंटे एक्सेसिबल रहना चाहिए, टेलीफोन सुनने चाहिए, मोबाइल सुनने चाहिए। ये एक नई बीमारी हुई है कि सीयूजी वगैरह को उठाते नहीं है, जूनियर ऑफिसर्स उनके उठाते हैं, किसी का पीआरओ उठाता है, किसी का पेशकार उठाता है। और जो बात आपको पब्लिक फीडबैक देना चाह रही है वो फीडबैक आपको जो है सही मिलना चाहिए और पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि अगर आपको फीडबैक मिल गया तो उनके साथ न्याय हो जाएगा। ये अगर आपने अचीव कर लिया किसी जिले में तो फिर कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं आनी। जी जैन साहब, बढ़िया अच्छी बात कही आपने, लेकिन मैं इसको एक टेस्ट केस के रूप में लेता हूं। देश भर के जिलों में बात मेरी नहीं है, या बरखा त्रेहन की या लेलिन की या औरों की नहीं, बात है ननकू की, बात है रज्जाक की। अगर वो चाहें कि हम अपने कप्तान से बात करके अपनी व्यथा बता दें, अपने आईजी से, डीआईजी से, तो कोई रास्ता है? प्रैक्टिकली बात यह है कि कोई रास्ता नहीं। क्या हम भी फोन करते हैं तो वो बोलते हैं जय हिंद सर, कौन साहब बोल रहे हैं? फलाने। अच्छा जी, तो डबल जय हिंद कर लेते हैं सुन के। क्या कहते हैं? हम साहब को बता देंगे आपका टेलीफोन था। क्या तो ननकू अगर बोलेगा कि मैं ननकू बोल रहा हूं फलनवा गांव से, तो उसका तो सम्मान कर देंगे फोन पे ही वो पीआरओ और जो अर्दली है। जैन साहब नहीं कहे तूने फोन कैसे लगाया रे, इतना बड़ा आदमी होगा फोन लगाएगा? और दरोगा उसके घर जाके उसको दुरुस्त कर देगा कि अच्छा फोन किए थे। एक कानपुर में कुछ वर्ष पहले एक त्रिकोणीय प्रेम का मसला फंसा। उसमें तीनों परिवार जो थे वो 2000 करोड़ 3000 करोड़ वाले थे। जैन साहब, उसमें जब लड़का पकड़ा गया तो चूंकि मैंने वो मुद्दा उठाया था इसलिए याद आ गया, तो जिले के अधिकारियों की होड़ लग गई थाने पहुंचने में। कोई उसको बिस्कुट खिला रहा, कोई कॉफी ला रहा, उसके लिए कोई चाय ला रहा, लड़के कुर्सी बैठा के। क्या तब जब मैंने सवाल उठाया तो एक आध लोग सस्पेंड हुए। ये ट्रीटमेंट इनको क्यों नहीं मिला, ये जो गरीब लड़के थे? क्योंकि हर को लग रहा था भाई कुछ सेवा कर लोगे तो प्रसाद मिलेगा, पार्टी मजबूत है। वो मसाले वाले थे कानपुर के लोग। तो होड़ लग गई पुलिस के अधिकारियों में। भाई बोले भैया हटो, अब तुम्हारा काम हो गया, अब एक बिस्कुट हम खिलाएंगे ताकि हमारा भी रिकॉर्ड रहे कि भाई हमने भी सेवा की। सच्चाई ये है मित्र। खैर सुधीर जैन जी, इसके पीछे मानसिकता क्या और इस मसले से निपटा कैसा जाए? क्योंकि ये मसला ऐसा है जो सब कुछ स्याह कर देता है।
पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत समर्थ आदमी को नहीं है, वंचित आदमी को तो पुलिस की जरूरत है। और उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि रात में थाने से छूटे तो भोर में पेड़ से लटक जाए। सुधीर जी। जी, आप जिस इशू की बात कर रहे हैं, इस इशू को सबसे पहले मैं सागर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में जी 1979 में सुन रहा था। स्नॉबरी के नाम से इस पर चर्चा होती थी कि जो पुलिस की स्नॉबरी है उसके लिए क्या किया जाए। 79 का मतलब हुआ कि 21 साल वो और 24 साल ये, 45 साल हो गए जी। और आज तक वही स्थिति है। उस वक्त जो बात आती थी कि पुलिस को कैसी ट्रेनिंग चाहिए, हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर डी.के. मुखर्या जी, वो उस वक्त स्कॉटलैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे पुलिस साइंस के जी। तो उनसे जो बातचीत होती थी कि भाई इंडियन पुलिस के लिए, बोले भाई 30-40 साल लगेंगे इसमें, हम लोग जो टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है उसमें 30-40 साल का लैग रहता है। और ये बात हम जो कर रहे हैं, सागर यूनिवर्सिटी में अकेली यूनिवर्सिटी थी उस वक्त, वो देश की अपनी के.एफ. रुस्तम जी की बनाई, जो कि पुलिस के बड़े अफसर उस तरह के रहे, जो बड़े नामी रहे, मशहूर रहे। तो तब से आज तक मैं देख रहा हूं। और हैदराबाद में जो भी आप पुलिस एकेडमी जो पुलिस रिफॉर्म पर हल्की फुल्की सी जो कोशिशें करती है, जिसमें कि शायद ही कभी क्रिमिनोलॉजिस्ट को अप्रोच किया जाता हो। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो वर्क लास्ट 40 ईयर्स में कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस रिजीम से नहीं है। यहां तक कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। बड़ा सिंपल सा है, बीए में हम लोगों जो बीएससी और बीए करते थे उनको बता दिया जाता था कि पुलिस, जेल और जुडिशरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोल रहे हैं, सीजीएस बोल रहे हैं जी। और सबके रूल फिक्स थे कि भाई पुलिस का काम किसी क्रिमिनल को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना है, जो आपने अभी पहले कहा जी। अब उसको पकड़कर पेश करने के लिए उसको सबूत भी जमा करना पड़ते हैं। जो केस किसी कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं, इसका भी इंतजाम उसे करना पड़ता है। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम बगैर मारपटाई के, हम बगैर उजड़ हुए, हम वो पुलिस सबूत इकट्ठा कर पाए और उसके सामने पेश कर पाए। हम उससे मारपीट करके उसी से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हम नहीं कर पाते उसमें हम उसको डराते धमकाते हैं, सफेद कागज पर दस्तखत कराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं वो किसी तरह से ये मान ले कि वही क्रिमिनल है, उसी ने ये अपराध किया है। मेरा तो खैर पीएचडी का वर्क 307 क्रिमिनल्स पर है जो जेल में हैं, जो सजा याफ्ता हैं। तो सजा याफ्ता उन क्रिमिनल्स को मैं फर्दर स्टडी नहीं कर पाया। रिजीम भी, रिसर्च की रिजीम भी अपने देश में आसान नहीं है, बहुत सारी रोक है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। मेरे पास 9 स्टेट के जो आईजी थे उनकी परमिशन थी, मैं जेल के अंदर जा सकता था 9 प्रदेशों की, 1979 से लेके 86 तक। और मैंने वहां पाया कि किसी दूसरे क्रिमिनल के एवज में एक गरीब आदमी वहां पर सजा काट रहा है। अब ये बात मैं किससे कहता जी? तो जाहिर है कि उसको हम डरा धमका के हम उससे कबूल करा रहे हैं और उसको हम पूरी छूट, पूरी हम उसको कहें कि सुविधा दे रहे हैं कि तुम इसके एवज में जैसा जीवन जेल के बाहर गुजार सकते थे उससे बेहतर जीवन तुम जेल में गुजार सकते हो। अब आज का पता नहीं मुझे आज की क्या स्थिति है जी। लेकिन जो क्रिमिनोलॉजिस्ट इस पर वर्क करने की कोशिश करते रहे, एक तो बहुत ही बड़े हुए हैं यहाँ पर इंडियन जो लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसमें प्रोफेसर हुए, मेरे स्टूडेंट रहे हैं प्रोफेसर जी.एस. वाजपेयी, जिन्होंने जेब काटने पर पीएचडी की, जो शायद आईजी रहे छत्तीसगढ़ के, गुप्ता जी, के गुप्ता। ये सब इन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही। सागर यूनिवर्सिटी में उस वक्त माहौल 70 से लेके 80 तक का माहौल बहुत जबरदस्त था। बहुत जी, बिल्कुल जी। सुधीर जी अभी रोकना चाहूंगा आपको। सुधीर जी मैं आता हूं जी जी मैं आता हूं आपके पास। प्रिंस लेलिन 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों को चिंता हुई कि भैया रे भैया भारत में बवाल हो गया, अब पुलिस का कानून बनाओ और ऐसी पुलिस तैयार करो
जो भारतीयों को देख के ही लठ मारे, सुनना सुनाना कुछ नहीं, जहां इंडियन मिले उसकी चमड़ी उधेड़ दो, हंटर मार मार के, क्या, और चाहे या गोली मार दो, कोई कुछ नहीं। तो वो पुलिस एक्ट नाम का एक संजाल बुन गए अंग्रेज का। तब क्या था, शासक दूसरे मुल्क का था, उसको हमको दबाने के लिए कानून चाहिए था। अब शासक हमारी मर्जी से शासक तय हो रहा वोट से, और वो कानून चल रहा जो लट्ठम लट्ठा के आधार पर है। प्रिंस लेनिन सबसे पहले तो वो ये पुलिस एक्ट ही गंगा में विसर्जित करना चाहिए था। वो दूसरी भावभूमि पर बना था जब विदेशी शासन में थे हम, और वो उनके लिए तो इंडियन व्यक्ति ही शत्रु था। वो पुलिस कानून, मैं हैरान, दुनिया के कानून बदल गए, वो कानून नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जो पावर में होता है उसे वही कानून सूट करता है। प्रिंस लेनिन, देखिए, आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया है कि जब सत्ता में है, जब पावर में है, तो उसका इस्तेमाल उनको करने में काफी आनंद आता है। जब तक का उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो चीख चिल्ला करके और धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जब वो सत्ता में काबिज होते हैं तो वो उसी का इस्तेमाल दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं। इसलिए सत्ता अनवरत उसी खंभों पे टिकी हुई है जिन खंभों के सहारे सत्ता पहले से चल रही थी। तो जहां तक इतनी जो बातें आ रही हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अपने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग क्यों नहीं कर देते हैं? आप इन्वेस्टिगेशन विंग आप अलग सेपरेट कर दीजिए कि जिनका लॉ एंड ऑर्डर से और उनसे कोई रिलेशन ना रहे, थाने में कोई मैटर रिपोर्ट होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको एकदम आप अलग रखिए कि वो इन्वेस्टिगेशन से डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होगा। और आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, इतनी व्यवस्था है, आपके पास, आप अपने बैठ के लैपटॉप में अक्यूज्ड की लास्ट लोकेशंस देख लेते हैं, कहां पे था, क्या उसका ट्रैक है, किससे बात किया, किससे नहीं। लेकिन जो एक चला आ रहा है कि अपराध हुआ, किसी के घर का एक नाम आया अपराधी के लिए कि इसने फला ने अपराध किया, तो उसके घर के माँ बाप भाई बहन जो पकड़ में आए उसको बैठा लो, डरा दो कि तुमको भी हम फंसा देंगे अगर वो नहीं आया, अगर नहीं कबूला। ये जो तरीका जो अनवरत चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, वो आज भी विद्यमान है। और ऐसा नहीं है कि कोई जो भी इसमें जो हमारे पैनल में बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि पुलिसिंग किस तरह से चलती है और उसको जो संरक्षण दिया जाता है। बड़ी कड़वी बात है कि रिटायरमेंट के बाद तो आप उस चीज को देख करके आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सीट पे बैठे थे तब आपने कितनी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, कितने ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसकी मिसाल कहाँ है। अगर इस तरह से कार्रवाइयां होती रहें, आंख मूंदी ना जाए, हमेशा आंख मूंदी जाती है सिर्फ कहने के लिए लाइन हाजिर सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। वो कुछ महीने बाद जाकर के रिवोक हो जाता है, लाइन हाजिर से वो वापस अपने पोस्टिंग पे चले जाते हैं। तो पुलिस के पास कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दो ही चीज रहती हैं, उसमें जनता की आवाज को दबाने के सारे हथकंडे होते हैं। ठीक है प्रिंस भाई, रुकना होगा, मैं बरखा ट्रेन के पास चलूंगा, फिर एक साहब के पास आऊंगा। एक चीज और भी है, शासकीय सेवा में जो भी, ये भी कानून के जानकार लोगों को समझना चाहिए, एक सीमा रेखा है। आप उनको सीधे सस्पेंड और लाइन हाजिर और मुअत्तल और करके कुछ सीधे बर्खास्त करके मान लीजिए जेल भेज दें तो कल कोर्ट चले जाएंगे। एक प्रक्रिया है सरकारी शासन में आने की और शासन से जाने की, चाहे चपरासी ही क्यों ना हो, उसका उल्लंघन कोई शासन नहीं कर सकता। ये जो दरोगा है, ये जो थानेदार है, ये सादाबाद, कौन सा थाना है, सादाबाद, इसको डायरेक्ट फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती ना। यही तो कानून का राज है। ये कभी अच्छा लगता है, कभी बोझिल लगता है, लेकिन है यही। और इससे बाहर जाने की किसी को इजाजत भी नहीं, क्योंकि अदालत तो सबके लिए भैया। आदमी तुरंत पहुंच जाता, कहता जी हमको इसे नोटिस बिना दिए कैसे सस्पेंड कर दिया, वो भी एक समस्या है। बरकत रहे, मैं एक मूल बात जो मैंने अभी उठाई, विदेशी शासक ने भारत के लोगों को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनको आतंकित और प्रताड़ित करने के लिए जो कानून बनाया, हम 75 साल तक उसी कानून की आरती क्यों उतारते रहे?
कोई विदेशी नहीं है। शासन भी हमारा, शासक भी हमारे, शासित भी हमारे। बरकत रेन जी, सबसे पहले तो ये जो सस्पेंशन वाली बात आपने अमिताभ जी कही, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। जिसको सस्पेंड करते वो 2 महीने बाद बेहाल हो जाता है, तो फिर आपने कैसे पनिशमेंट दी? वो जीरो है, उसको देने का कोई फायदा नहीं। अब रही आम आदमी इतना डरा होता है कि वो तो कभी भी पुलिस स्टेशन खुशी में दुखी में कभी जा ही नहीं सकता। उसको खुद की रिपोर्ट देनी हो तो भी नहीं जा पाता, बड़ा सोच विचार करता है, वकील से, भाई बंधुओं से बात करता है, बड़ी हिम्मत जुटाता है, तब जाता है। वहां क्या होता है? वहां सिर्फ हैरेसमेंट, यहाँ बैठ जाओ, वहां खड़े हो जाओ, घंटों खड़े रहते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है जहां पे लोग बताते हैं कि हम जी 4 दिन से लगातार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एक एफआईआर तक नहीं हमारी दर्ज हुई। अब उसके बाद मान लीजिए एफआईआर भी दर्ज कर ले, उसके बाद कितना बड़ा प्रोसेस है, उसे इतना प्रताड़ित करते, इतना परेशान करते हैं कि वो टूट जाता है बेचारा। मानसिक प्रताड़ना में जो गुजर रहा होता है वो आखिरी आत्महत्या ही तो करेगा, और करेगा क्या? ये बहुत सारे आत्महत्याओं के केस है। लाखों लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, जो फर्जी केसेस में बंद थे वो भी सड़ रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जहां पे एक लड़के का नाम सेम था, मुंबई का केस है, नाम संजय था, दोनों के नाम संजय थे, और जिसने अपराध किया था वो तो छूट गया, दूसरे संजय को उठाया, जेल में डाल दिया। वो पूरी जिंदगी उसने जेल में काटी। अब बताइए इनका जो इतना गैर जिम्मेवार जो हरकतें करते हैं पुलिस वाले, इनकी जवाबदेही तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इन्हें फिर से 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं है। तो सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी से मैं आपको जो जिक्र कर रही थी, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे दिल्ली पुलिस ने इतना हैरेस किया, मैं पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी, धरना कर रही थी, तो मेरा अधिकार है धरना करने का। तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां से और ये बोला कि तुम पार्लियामेंट उड़ाने आई थी। कसाब का तो ये कुछ बड़े बिगाड़ नहीं सके, बड़े बड़े मर्डरर्स का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे जैसी आम जनता को ये हैरेस करते। 6 घंटे मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने ग्रिल किया है कि तुमको तिहाड़ जेल में सड़ा देंगे। अब बताइए मेरा क्या अपराध था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मांग रखी थी वहां पे। अब मांग रखना भी कब से ये गलत हो गया, और इतना ज्यादा गलत हो गया कि मुझे तिहाड़ जेल में इन्हें सड़ाना पड़ेगा। तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये कानून और किसके लिए बने हैं? ये आम आदमी के लिए ही तो बने हैं। तो वो बेचारा अगर दम तोड़ दे और रईस लोग, पावरफुल लोग पैसे देके पुलिस वालों को खरीद के छुट जाएं, तो ये ऐसे देश में तो काफी सुधार होने चाहिए। ठीक है, बरखा रुकना होगा। एक जैन साहब, 2-3 बुनियादी मामले। एक तो ये कि जब देश ने अपना संविधान स्वीकार किया है तो अंग्रेजों का पुलिस कानून हमने 7 दशक क्यों ढोया? कोई मजबूरी तो थी नहीं, वो बना ही इसलिए था, गदर हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में बैठकर ड्राफ्ट किया कि भारत के लोगों को कैसे आतंकित और प्रताड़ित करें। इस मंशा से बना कानून स्वतंत्र भारत में क्यों चला? एक। और दूसरा, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, बरखा जैसे लोग या प्रिंस लेलिन जैसे लोग या हमारे जैसे लोग इस बात को जानते हैं, देखते हैं रोजमर्रा में कि किसी चौकी से, किसी थाने से, किसी करोड़पति को लाठी से लठियाते हुए का दृश्य नहीं आया आज तक सामने, कि कोई करोड़पति था, गड़बड़ में पाया, दे लाठी हड्डी चटका दी क्या, और बेल्ट से मारा और उल्टा लटका दिया हवालात में। ऐसे दृश्य सारे गरीबों के साथ क्यों होते हैं, जिनका कोई सुनवाई नहीं, जिनका कोई पुरसन हाल नहीं, जिनका कोई सामाजिक संबंध संपर्क नहीं, न किसी नेता को जानते हैं, न पत्रकार को जानते हैं, न चित्रकार को जानते हैं, उन्हीं पर यह पौरुष प्रदर्शन होता है। नहीं, बाकी हमने हर्षद मेहता से लेकर और जाने कितने लोग देखे, क्या बड़े बड़े कांडों में गए, वो मौज में गए, मौज में आए। जैन साहब, दरोगा जी ने और पूछा कि भाई साहब कौन सी सिगरेट लेते हैं आप, हैं? तो 1861 के पुलिस एक्ट की बात हो रही है जी। हम लोग सर्विस में थे तब भी इस मैटर को कई बार उठाया कि इसको तत्काल बदला जाना चाहिए, एक पीपल फ्रेंडली एक्ट आना चाहिए। इसको लेकर आंदोलन भी चला है। गुजरात में पुलिस ने ही आंदोलन किया था
और उन्होंने जो गवर्नमेंट के कई ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर दिया। इसका सब रिकॉर्ड है पूरा। जी। जो एक्ट है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है वो चाहता है कि ये एक्ट बना रहे और पुलिस एक उत्पीड़न का माध्यम बने और जिस पे वो उसको शू कर दें वो उसके ऊपर बिल्कुल झपट पड़े। ये जो इस प्रकार की छूट मिलती है ये गलत है। मैं सर्विस में था तब भी मैं इसको अपोज करता था। क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते थे। क्रिमिनल्स हैं, डकैत हैं, उनके कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है तो किडनैपर्स के फैमिली मेंबर्स को इंटरोगेट किया जाता था, हम लोग खुद करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग उससे अपने को दूर रखते थे दिखाने के लिए। पर ये जो कॉमन मैन के साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बालिग लड़की और बालिग पुरुष तो नहीं है जो भागे हैं भाई, उनको अधिकार है। वहां तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं बनता। जब दो बालिग भागे चाहे घर में रहे, पुलिस से क्या लेना देना भाई? दरोगा जी से पूछ के भागेंगे? नहीं, कोई रोल नहीं बनता है। और इसमें जो है आप ये देखिए कि जो थाने में ये मुकदमा किसके ऑर्डर पे दर्ज हुआ, इस सब की जांच होनी चाहिए कि क्या ये लड़की बालिग है, लड़का बालिग है। मैंने इसमें बहुत पुलिस वालों को परेशानी में पड़ते देखा है, कोर्ट में घसीटते देखा है, और इसमें कतई अधिकार नहीं होता है पुलिस को। साफ मना करना चाहिए कि साहब ये जो है बालिग हैं, आप इसके लिए अप्रोच करिए, वो अपना पेश करेंगे, कोर्ट में बयान होंगे कि अपनी मर्जी से मैं गई हूं। और अगर नाबालिग है तो ठीक है, बात समझ में आती है, पर नाबालिग को भी उसके लिए रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने की, रिश्तेदारों को उठाने की, ये सब जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, बिल्कुल ठीक बात। मैं वही कहूंगा, जिसने अपराध किया उसको पकड़िए, उसके चाचा को कैसे बंद कर देंगे? चाचा होना कोई जुर्म है क्या कानून में? अजब तमाशा भी। साले ने अपराध किया, साले को पकड़ो, जीजा ने किया, जीजा को पकड़ो, जीजा साले दोनों को कैसे बंद कर दोगे? ये अक्षम्य है। फिर पुलिस लक्ष्मण रेखा लांग रही है, और लांग रही तो पर अपराध कर रही है, अपराधी हो गई। मेरा तो बिल्कुल बुनियादी सवाल था। सुधीर जी, आपके पास आता हूं। देश ये पूछता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कोई सूबा हो, कोई बड़ा 100, 200, 500, 1000 करोड़ का बिल्डर कभी थाने से पिटता हुआ निकला? परफ्यूम लगा के गया, परफ्यूम की खुशबू तक खत्म नहीं हुई क्या? डनिल पीता तो डनिल ही पी रहा है। नहीं, कभी आपने इसे देखा कि 2, 4, 5, 10 करोड़ का आदमी ही थाने से निकल रहा लंगड़ा के, क्या कपड़े फटे हैं? लेकिन कोई रेडी वाला, पटरी वाला, सामान्य किसान, गरीब मास्टर, बाबू, चपरासी, इस तरह का ये जो वर्ग है, वंचित वर्ग का, क्या इसको किसी को आपने सुरक्षित निकलते देखा जो प्रसन्न होकर निकला हो, बोले चलो थाने से? जैन साहब, मैं तो इसकी सोशियोलॉजी नहीं समझ पा रहा। ये आपने जो बात कही, अगर उसको 2-5 मिनट में निपटाना हो, ये मसला 2-5 मिनट में निपटाने का है नहीं। उसके लिए दो शब्द वो अलग अलग प्रकार से, और कभी भविष्य में इसकी बातचीत करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबी बात है ये। एक जो आपने बात कही कि वो बड़ा 1000 करोड़ रुपए का आदमी लगा था, वो तो नहीं मार रहा था, अगर वो क्रिमिनल भी है तो एक क्रिमिनोलॉजी में एक बहुत ही, हम जो टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ाते हैं तो उसमें एक है व्हाइट कॉलर क्राइम। तो व्हाइट कॉलर क्राइम को डिफाइन करना सारी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल क्राइम्स हैं उनको हम व्हाइट कॉलर क्राइम्स की श्रेणी में रख लेते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में यह कहा जाता है कि जिससे पकड़ा ना जा सके वह व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। तो हमें लगता है कि बात उसमें पूरी हो जाती है। तो उच्च आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति वाले वे क्रिमिनल जिन्हें पकड़ा ना जा सके, तो जाहिर है कि जिसके पास पैसा है उसको पकड़ना मुश्किल होगा। ये हमारा जो भी दुर्भाग्य है, जो भी हमारी सारी दुनिया की स्थिति है, और जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको अलग से बात करना पड़ेगी। बीइंग ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, हम लोगों को सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया उसमें जो पॉलिटी है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो पहले पढ़ा ली गई कि कितने तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं।
तो अगर हम टोटलिटेरियन, हम देख रहे हैं कि तो सारी दुनिया में टोटलिटेरियन रिजीम पर नहीं, जी और टोटलिटेरियन रिजीम में पहली शर्त आती है, वो आती है कि वह फियर को पैदा करेगा। और इस फियर को पैदा करने के लिए जो दूसरी बात आती है, गरीब आदमी क्यों बचता है, तो एक कंसेप्ट है, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है कि कक्षा में जो प्राइमरी लेवल पर जो भी हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें एक बच्चा जरूर रखा जाता है जिसको कि खुलेआम पीटा जा सके। उसको मारने के बाद हम जो बड़े घर के लड़के हैं उनमें फियर पैदा करते हैं, उसे बीटिंग बॉय बोलते हैं। ठीक बात। तो अगर इन सब चीजों को जोड़ के हम देखें तो जो पुलिस का अपना रौब है, जो स्नोबरी है, वो स्नोबरी अगर इसी काम के लिए है कि वो पॉलिटिकल एजेंट है और किसी भी दंगे को दबाना अकॉर्डिंग टू दी पॉलिटिकल डिमांड, वो अगर जरूरी है तो आपकी ये जो बात है कि वो क्यों नहीं कर पाते काम, तो वो तो आसान है। ठीक बात जैन साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रिंस लेनिन, मैं तो किताब पढ़ा नहीं, मैं तो जिंदगी को पढ़ा हूं, इसलिए मेरा सवाल भी वहीं से आएगा। अमरमणि ने पर मुकदमा हुआ कि भाई उसको मधुमिता को मार दिया, ठीक। अमरमणि जेल भी गए, थाने भी गए, जेल में रहे भी, अभी भी जेल में है, कुड़की भी हो रही, सब ठीक है। लेकिन जेल में वो जितने साल रहे उसमें से 80% तो अस्पताल में रहे क्या, और वहां जूस वगैरह सब चलता ही रहा भगवान के आशीर्वाद से क्या। और जेल में जितने समय रहे तो जेल में भी मन दरबार लगता था, और थाने भी जब वो पकड़ के, ऐसा तो नहीं जेल तो पकड़ती नहीं किसी को, पकड़ा पुलिस ने क्या, तो पकड़ा तब भी कुर्ते में कलफ था, वहां से जेल गए थाने से तब भी कुर्ते में कलफ था। ऐसा मैंने कोई ननको रज्जाक नहीं देखा थाने से निकलता हुआ जो सीधे चल भी रहा हो। मैं ये थ्योरी नहीं समझ पा रहा। भाई जैन सुधीर जी ने कहा व्हाइट कॉलर नहीं, मैं तो हार्डकोर क्रिमिनल की बात कर रहा हूं। 1000 करोड़ वाले ने भी फूंक दी क्या, गिरफ्तार उसको 302 में ही किया गया, मैं ये नहीं कह रहा उसको छीना झपटी में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका कपड़ा टिचिन है क्या। वो अगर 3 बजे अंजीर का जूस लेता तो 3 बजे अंजीर का जूस है। लेनिन साहब, ये मैं नहीं समझ पा रहा। गरीब को मार लाठी छोड़ दो ताकि छूट भी जाए तो शर्मिंदगी से फांसी लगा ले। प्रिंस लेनिन, देखिए ये वही व्यवस्था है जो बनी हुई है, जो कमजोर को दबाना और ताकतवर के आगे सर झुकाना जानती है। किसी ताकतवर के व्यक्ति के विरुद्ध आप एक कंप्लेंट लेके चले जाएं, वैसे तो कोई भी कंप्लेंट आमतौर पर दर्ज नहीं होती, टरकाया जाता है, भगाया जाता है। अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट लेके चले जाएं तो जैसे सांप सूंघ जाता है, और वहीं अगर किसी साधारण व्यक्ति और आपस का कुछ है तो उसमें पुलिस थोड़ी कार्रवाई करने की गुंजाइश रखती है। आम और खास में फर्क करने की आज जो परंपरा चली आ रही है वो निरंतर चली आ रही है, और उसको कोई खत्म करने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई खास बनने की ही कवायद में लगा रहता है। आम आदमी के लिए जिस दिन यहाँ सत्ता में चाहे बैठा व्यक्ति हो या किसी पद पे बैठा व्यक्ति हो, उसने अगर आम आदमी की जिंदगी व्यवस्थित कर दी, ऐसी व्यवस्था वो स्थापित करे कि आम आदमी को न्याय मिल सके, आम आदमी को सुरक्षा मिल सके, तो आपको हर किसी को गनर लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गनर तभी तक रहेगा जब आप पद पे हैं। जिस दिन आप पद पे से उतर गए उस दिन कोई नहीं पूछता, आप भी उसी साधारण आदमी के सामने खड़े होते हैं और वही दरोगा आपसे उलट लहजे में बात कर रहा होता है, कोई तवज्जो नहीं देता है। जब तक सीट पे आदमी बैठा रहता है उसके आसपास सब भिन भिनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आपको व्यवस्था बदलने का मौका जब मिला है उस समय आप व्यवस्था बदलने में लगी है। मैं फिर एक बुनियादी बात कहता हूं जी, बड़ा आदमी बड़ा संपर्क से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, रुआब से, किसी भी कारण से बड़ा हो सकता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण बड़ा हो सकता है। बड़ा आदमी को जब पुलिस ले भी जाती तो भी वो ऐसे करते हुए जाता है जैसे पदक जीत के लौटा है। और बहुत से ऐसे भी मैंने देखे क्या देखा होगा, पुलिस वाले उनकी अर्दली की तरह पीछे चल रहे, जिनको गिरफ्तार करने आए वो उनके सेवक की तरह से पीछे, और को कैमरा ना लगाओ तो कहते खैनी बनाओ जल्दी से, क्या तुम खैनी भी बना देंगे भाई साहब लो। और जब थाने से निकलते हैं, कचहरी जाते हैं, तब भी ऐसे करके जाते, कहते गुड्डू चिंता न करना, आ रहे हैं अभी,
है, सब फरियाद देंगे। और गरीब मैंने थाने में घुसते देखा तो प्राण सूखा, और थाने से निकला तो प्राण और कंठ दोनों सूखे और सीधा खड़ा है, तो समझ लीजिए उस पर महादेव की कृपा है, अन्यथा लंगड़ा के चल रहा है। बरकत रहें। 100% सही कहा आपने अमिताभ जी। जितने भी आम आदमी, गरीब, उनके ऊपर अत्याचार इतना है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। उनको तो जाते साथ इतना डरा धमका देते हैं, और अगर वो पलट के कुछ बोल दे तो डंडा उंडा लगा देते हैं, और डंडा उंडा मारने के बाद अगर वो कुछ बोल दे तो लॉकअप में डाल देते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और जो अमीर है उन्हें बैठ के बिरयानी, एसी, कूलर, जो चीज वो मुहैया कराई जाती है, हर जेल में मुहैया कराई जाती है। आखिर मोबाइल फोन जो कि नहीं ले जा सकते, वो तक भी वहां पहुंचाए जाते हैं। तो कौन पहुंचाता है? आम आदमी तो वहां जा नहीं रहा। तो उस अमीर आदमी को संरक्षण देना, वहां पे अच्छे से खिलाना पिलाना इनकी जिम्मेवारी होती है। तो ये कितना गलत मैसेज जाता है, और ये सबको पता है कि ऐसा होता है। तो इसमें सुधार कब आएगा? ये बहुत ही आज आपका इतना अच्छा विषय है, क्योंकि यहाँ पर हम पुलिस का रोल ही गुंडे के रोल में देख रहे हैं। तो अगर पुलिस ही जो कि रक्षा करने के लिए बनी है, अगर वही हमारी भक्षक बन जाएगी, तो कैसे आम आदमी अप्रोच करेगा, कहां तक पहुंचेगा? कतई नहीं, वो डर के सहम करके आत्महत्या करेगा। एक लड़के का सुसाइड नोट मेरे पास आया था, जिसमें उसने लिखा था, मैं 30 साल का हो गया माँ, मैं आज तक पुलिस चौकी नहीं गया, आज मैं पुलिस की हैरेसमेंट की वजह से मर रहा हूँ। वो इसी दिल्ली का केस था, कोई हरियाणा का केस, कोई, मेरे पास तो पूरे देश में केसेस आते रहते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग, और पूरे परिवार को उठा लेते हैं, चाची, मामी, ताई, सबको उठा लेते हैं पुलिस वाले। अब तो फिर भी थोड़ा सा अरनेश कुमार की जजमेंट आने के बाद थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो परिवार की बहनों को उठा लेना, भाइयों को, अरे उनका क्या मतलब है? अगर किसी ने कोई अपराध, ठीक है बरखा, समय कम है बरखा जी, रोकना होगा। मैं एक ही जैन साहब के पास अंतिम प्रश्न लेके आऊंगा। जैन साहब, दो बातें, एक तो पूरे कुल गोत्र को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? जिसने अपराध किया उसको ढूंढो भाई मेरे, नहीं ढूंढ सकते शांति से थाने में बैठो, ठंडा पानी पियो, क्या आग लगा देंगे पूरे गांव में? अजब तमाशा है। रामलाल ने अपराध किया, रामलाल को ढूंढिए, नहीं ढूंढ सकते शांति से बैठिए सिर नीचा करके, आप पूरे गांव को गिरफ्तार कर लेंगे। एक, और दूसरा नए किस्म का सवाल है, मेरे ख्याल से ऐसा सवाल अभी उठा नहीं होगा किसी डिबेट में। ऐसा क्यों नहीं होता, गंभीर प्रश्न है जैन साहब, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब किसी का एसएसपी के यहां किसी जिले में अदालत से के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो, तो उस जिले के पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने के लिए आदमी को अदालत क्यों जाना पड़ रहा है? गलत है, सही है, जांच में आएगा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालत के दरवाजा खटखटाना क्यों पड़ रहा है? क्या ये अक्षमता नहीं है पुलिस की? फिर जैन साहब, देखिए, इस संबंध में मेरी थोड़ी सी फर्क ओपिनियन है। किराएदार मकान मालिक के खिलाफ डकैती लिखाने को घूम रहा है, मकान मालिक किराएदार को डकैती में फंसाना चाह रहा है, लूट में फंसाना चाह रहा है, बलात्कार के केस में फंसाना चाह रहा है। अगर ये सब मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए, बहुत से प्रॉपर्टी रिलेटेड मुकदमे होते हैं, बहुत से जो हैं वो धन की उगाही को लेकर मुकदमे होते हैं, जो मेरी समझ से जो है वो सीधे बिना सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स के दर्ज नहीं होने चाहिए, उनकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। अन्यथा कोई भी किसी के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर लेकर, कोई भी लेकर के साथ मेरे साथ छेड़छाड़ करी, बहुत फर्जी मुकदमे भी थाने पे आते हैं। हाँ, ये भी सही है कि उसकी आड़ में जो बहुत जेन्युइन मुकदमे हैं वो भी दर्ज नहीं किए जाते हैं, और उसके लिए 156(3) में कोर्ट का सहारा जो है वो कंप्लेनेंट को लेना पड़ता है। वो कोर्ट के ऑर्डर से मुकदमे कायम होते हैं और होने भी चाहिए, और उनमें कार्रवाई भी होती है, और कार्रवाई की भी जानी चाहिए। जिसमें आवश्यकता है उसमें कीजिए, जिसमें आवश्यकता नहीं है, फर्जी आरोप हैं, बाकायदा उसको फाइनल रिपोर्ट लगाकर, मैं हमेशा कहता था पुलिस कर्मियों को, डंके की चोट पे फाइनल रिपोर्ट लगा के कोर्ट को वापस करिए कि नहीं ये आरोप गलत हैं और इसकी कतई पुष्टि नहीं हो रही। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 1 घंटे बहस चली, अभी जो अंत में जो प्रश्न आया मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि जैन साहब ने कही वो दुरुस्त बात है कि बाढ़ है मुकदमे लिखाने वालों की भी
कुछ का पेशा है मुकदमा दर्ज कराना। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके मूल में चरित्र था ताकतवर आदमी, ताकतवर पैसे रसूख हैसियत किसी से भी, ताकतवर आदमी के विरुद्ध गरीब और सामान्य व्यक्ति ने थाने में दस्तक दी, उसे बिना कचहरी के एफआईआर नहीं लिखी गई। ये मेरा प्रश्न था। एक सामान्य व्यक्ति किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ थाने चला गया, बोला साहब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। मैं तो कहता हूं हर मसले में बड़े अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। भाई बड़े अधिकारी कोई सांप सीढ़ी खेलने के लिए रखे गए हैं क्या? ये मनरेगा में काम कर रहे, बोले हम तो सुबह शाम मनरेगा में रहते, हमें पास टाइम ही नहीं। बड़े अधिकारियों को भी और कोई काम ऐसा तो है नहीं कि उनको ट्रैफिक संभालना है, बोले सुबह 8-6 बजे से चौराहे पर खड़े। नहीं ना, एसी है, ठंडा है, जैन साहब नहीं, कोको कोला है, फेंटा है, जूस है, काजू है, नमकीन, खाते रहिए, पीते रहिए और समीक्षा करते रहिए। इसमें कौन सी समस्या है? मैं तो कह रहा हूं सारे मसलों की समीक्षा करो, गलत मुकदमा नहीं दर्ज हो। लेकिन यह अक्षम्य है कि इस देश में इतने साल की व्यवस्था के बाद भी गरीब को मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत जाना पड़ रहा है। और मैं तो कहूंगा, अगर अदालतों को भी एक निवेदन करूंगा, प्रिंस लेनिन से कहूंगा, वो इस तरह के मामले बहुत दायर करते हैं, इसमें बड़ा उनका योगदान है। क्या अदालतों में यह होना चाहिए कि वो देखें जेन्युइन केस है अगर, और वो आदेश दे रहे हैं संबंधित जिले के पुलिस को कि भाई इसका मुकदमा दर्ज करके हमको रिपोर्ट करो, तो उस एसपी के खिलाफ भी एक आदेश जारी हो कि जेन्युइन केस को आपने डिनाई कैसे किया, उसको भी तलब करो, कप्तान को भी, और उसके सीआर में भी एंट्री करो। ये क्या तमाशा भाई? आप अदालत नहीं है ना भाई। मैं एक बात कह, दूसरी और पलट के कहता हूं, चलो इसको पलट देते हैं, अभी यूं ले लेते हैं। मुझे एक केस बता दे कोई, बरखात सामाजिक कार्यकर्ता है, ये ऐसे झंझटों से रोज जूझते हैं दिल्ली। एक केस बता दीजिए जहां ताकतवर आदमी, प्रिंस लेनिन, ताकतवर आदमी गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाने गया हो और थाने ने ना लिखा हो, उसको अदालत जाना पड़ा हो। एक केस शो कर दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जैन साहब, एक केस नहीं मिलेगा पूरे भारत में जहां 1000 करोड़ के आदमी ने अपने चपरासी के खिलाफ मुकदमा लिखाना चाहो, झूठा ही सही, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो? नहीं। दरोगा कहता भाई साहब अब मैं थाने आप नाना मैं आ रहा हूं, पूरा कंप्यूटर ले आऊंगा, मोहर और सब वहीं लाके तुरंत कर दूंगा, बस कृपा बनाए रखो। ये सच नहीं है क्या? मसला पुलिस कानून और एक्ट और भारतीय दंड संहिता, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजीरें और इन सब का है ही नहीं। मसला है दरोगा जी कैसे सुधरे। दरोगा जी नहीं सुधरे, सुप्रीम कोर्ट कितने भी जन आदेश दे दे, भारत की संसद कोई कानून पारित कर दे, रात के अंधेरे में वो तो जिसको पालेंगे उसको हेलीकॉप्टर बना देंगे ना, वहां संसद क्या करेगी? और मोहल्ले में जो साइकिल चोरी हुई होगी उसमें उसी के नाम ठेल देंगे, बोले यही है। मुनव्वर राणा ने एक शेर लिखा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता जैन साहब, उनका थाने में तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ये संकट है देश में, किसी प्रदेश में चले जाइए। मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मेरे पास ऐसा केस आएगा कि एक विधायक को गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए अदालत जाना पड़ा। मैं प्रसन्न हूं, मैं कहूंगा अब भारत का शासन तंत्र सही दिशा में है। हमने इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अन्यथा अंग्रेज भी थे, क्या कर, ठीक ही था। जब संविधान लागू हुआ तो एक विदेशी पत्रकार ने राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा कि अब के और तब के भारत में क्या अंतर आ गया। राजेंद्र बाबू ने मार्वलस उत्तर दिया। उन्होंने कहा अब प्रजा राजा हो गई। क्या थाने में चौकी में प्रजा राजा हो गई जैन साहब? उत्तर है नहीं। प्रजा तब उतना ही ठिठकती है, उतना ही भयभीत है जितना अंग्रेज थानेदार जब बैठता था उसके समय में होता था।
मेरे लिए कानून व्यवस्था की कसौटी, निर्भय होकर व्यक्ति थाने जाए, दृढ़ता से अपनी बात कह सके और संयम के साथ पुलिस के दरोगा उसको सुन सके। दरोगा जी का तो माथा गर्म हो जाता है, बोले हमें सिखाएगा, अरे मुंशी जी ला लाठी बोल 20 मार साले के, क्या सारी कानून की किताब यहां आके सिमट जाती है क्या? करीम छागला साहब ने जो कहा मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, शायद प्रिंस लेली ने उसका उल्लेख किया था, उनका एक कोटेशन है, जन साहब आप तो जानते ही हैं पुलिस के बारे में, मैं उस पर नहीं जा रहा। बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं पुलिस के लोग, सैकड़ों लोगों को तो मैं ही जानता, लेकिन मेरी कसौटी फिर भी वही है, जो दोषी है वो डरे, जो निर्दोष है वो इसलिए नहीं डरे कि उसकी जेब में पैसा नहीं, उसके टेलीफोन में संपर्क नहीं। जिस दिन मेरे पास इसकी शिकायत आना बंद हो जाएगी ना एक एजेंट साहब, मैं उस दिन मान लूंगा आप व्यवस्था सुधर गई कि भाई साहब मुझे थाने बुलाया गया है, तो एक बार आप बोल दो, या मैं थाने रिपोर्ट कराने जा रहा हूं, मेरी स्कूटी चोरी हो गई, आप एक बार बोल दो, ये सिफारिश आना बंद हो जाए, मैं मान लूंगा सारा पुलिस कानून दुरुस्त हो गया भारत में और रामराज आ गया, अब कुछ नहीं। और जिस दिन मेरा सब्जी वाला ये बताएगा कि हमने फला बड़े आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, हमने टमाटर वो दबा के देख रहे थे, हमने कहा बाबूजी ये खराब हो जाएंगे, तो उनने मेरे थप्पड़ मार दिया, बोले भाई साहब मैं जाके रिपोर्ट लिखा आया। जिस दिन वो मुझसे कह देगा जैन साहब, मैं उस दिन मान लूंगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यतस धर्मो ततस जयो, जहां धर्म वहां जय। उससे पहले नहीं मान सकता मैं ना। सब लोग देख लीजिए जो स्टेक होल्डर्स है, क्या ऐसी स्थिति आ गई भारत में कि सब्जी वाला किसी गाड़ी वाले के खिलाफ मुकदमा लिखा दे, कोई ठेल वाला। एक उदाहरण कह के बात समाप्त करूंगा। कोविड का समय था, सड़कें सुनसान रहती थी जन साहब, मैं इंदिरापुरम से ऑफिस के लिए निकला गाड़ी से, तो एक लीची वाला खड़ा था, इसलिए खड़ा होगा कि भाई जीवन तो, पेट तो भरना है, उससे कुछ लीची ली मैंने। पेड़ के पास एक सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठा था, तो उसके बाद ड्राइवर ने उतर के लिए ली लीची, हमने भाई चलो। फिर मैंने देखा कि सिपाही उसके पास गया और उससे कुछ उलझ रहा है। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी धीमी कर दो, है ना, मेरी निगाह में रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद देखा उसने 100 रुपया का नोट निकाल के सिपाही को दिया। मैं उतर कर गया तो खैर वो पहचान गया, सिपाही रोने चिल्लाने लगा। मैंने ना, मैंने आपको निलंबित होना चाहिए भाई। मेरे लिए कानून का राज वो है कि मेरी दखल के बिना वो सब्जी वाला और वो फल वाला जाके सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके। क्या ऐसा है? अगर है तो मेरा सैल्यूट, और नहीं है तो लड़ाई जागृत होने जारी रहनी चाहिए। संविधान, कानून की किताब, धारा, दफा, अदालत, इजलास, ये किसके लिए है? इसी के लिए है ना कि ननकू और रज्जाक को न्याय मिले। बड़े लोगों को तो वो किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, वो खुद में व्यवस्था होते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है, जैन साहब गलत तो नहीं कहा, बड़े लोग तो खुद में व्यवस्था है। वो भगवान के भी मंदिर जाते हैं तो सारे भक्त भगा दिए जाते हैं, मंदिर भी खाली हो जाता है उनके लिए। नहीं जैन साहब, पुलिस ही लठिया देती है ननकू फनकू को, खाली करो मंदिर। बोले क्यों? बोले फलाने नहीं आ रहे, बेवकूफ कहीं के, अब तुम भी पूजा करोगे। होता है ना ऐसा लेनिन साहब, होता है ना। जो जिनको पता लगा विधायक जी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने आ गए, पुलिस ने सबको लठिया दिया, खाली करो। केवल शंकर जी विधायक जी इस सामने सामने मुलाकात करेंगे, क्या बीच में कोई नहीं। पुजारी को देख लो तो वो पता लगा शंकर जी को छोड़ के विधायक की आरती करने लगता है। समस्या यहां पर है, इस बात को सुनना होगा, समझना होगा और बड़े अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके अधीनस्थ कैसा आचरण कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इसकी जिम्मेदारी बड़ों को लेनी चाहिए। और विशेष तौर पर आईजी और डीआईजी, ये दो ऐसे पद हैं जैन साहब जिनमें कोई बहुत फील्ड की ड्यूटी तो है नहीं कतई,
ये तो कागज वागज वाले पद ज्यादा हैं। इनकी जिम्मेदारी लगा दे शासन की, भाई आप लोग यही देखो थाना कैसे चल रहा, चौकी कैसे चल रही है। सब लोग तो एटी उसमें है नहीं, एसटीएफ में गोली चला रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कमरों में बैठ रहे हैं ठंडे में, तो वो यही काम देखे। जो गोली चलाने वाली विंग है वो अलग ही रहे। माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्वागत योग्य। अपराधी के पास कानून का खौफ होना चाहिए। यस, भय भी हो न प्रीत, बिना भय के भी शासन नहीं हो सकता, कानून का राज नहीं रह सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि गरीब डरे और जो सक्षम है वो अपराध करके भी ऐसे मूंछ करके जाए। नहीं, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो कुछ बड़े माफियाओं को चिन्हित करके जो कार्रवाई हुई, उसने पूरे देश में एक संदेश दिया। जो लोग समानांतर, एक जैन साहब अवगत हैं, जो लोग समानांतर सरकार चला जैसी स्थितियां जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दी थी, वो सब भस्मीभूत हो गए, मिट्टी में मिल गए। उसे जनता को प्रसन्नता हुई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दरोगा अपनी चौकी में दो गरीबों के बेटों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो छूट कर आए तो फांसी लगा ले। ये दृश्य, ये घटना आंख में आंसू लाती है। और मेरे लिए शासन और सत्ता का अर्थ है, गरीब की आंख से आंसू निकले तो सत्ता की अंजुरी वहां होनी चाहिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? मूल प्रश्न वही, क्या आपने देखा कि कोई धनी पुरुष थाने में प्रताड़ना का शिकार होता हो? क्या आपने सुना कि कोई रसूख वाला आदमी कभी थाने में 3rd डिग्री का शिकार हो? 3rd छोड़िए, किसी भी किस्म की डिग्री का शिकार हो? नहीं ना। कभी आपने देखा कोई धनी मानी व्यक्ति, संपर्क संबंध वाला व्यक्ति, भले ही कितना भी पापी हो, वो थाने में उकड़ू बैठा है जमीन पर? नहीं ना, वो कुर्सी पे बैठेगा। फिर गरीब, और कभी आपने ऐसा देखा कि गरीब थाने में जाए और वही सम्मान पाले जो एक अमीर अपराधी को मिल रहा है? अपराधी की बात कह रहा हूं, गरीब निर्दोष हो तो भी उसको उकड़ू बैठना पड़ता है। ज्यादा बोले तो शारीरिक तौर पर उसके साथ प्रताड़ना हो जाती है। और कुछ ग्रह नक्षत्र खराब हो तो स्थिति ऐसी हो जाती है जो सादाबाद में हुई। एक परिवार के 2 लड़कों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी क्योंकि वो पुलिस का दंड का खौफ नहीं झेल पाए, पुलिस की प्रताड़ना नहीं झेल पाए।